अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक के साथ असद इजाज बट आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, 9 जून को बजट तकरीर की फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, और उसके बाद एक बजट के जो खदोखाल थे वो हमारे सामने आए, और हमने देखा कि हुकूमत इस दफा बजट में अवाम से क्या बातें कर रही है, इकोनॉमी की डायरेक्शन क्या होगी, और पाकिस्तान अगले आने वाले 12 महीनों में इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट टारगेट्स अपने लिए क्या रख रही है, यानी पाकिस्तान इकोनॉमी क्या अचीव करेगी। और यही होता है बजट में। लोगों को लगता है कि बजट बेसिकली किसी एक सर्टेन पॉइंट पे गवर्नमेंट खड़े होके ये फैसला करती है कि अगले 12 महीने में हमने क्या करना है, और उसको एक डॉक्यूमेंट में लिखती है, और उस डॉक्यूमेंट की बहुत ज्यादा अहमियत है। पहले तो मैं थोड़ा डाउन प्ले कर दूं बजट की अहमियत को। ऐसा नहीं होता कि इट्स नॉट एज ऑफ अ सर्टेन डेट, कि गवर्नमेंट ने अगर 9 जून को बजट बनाया तो 9 जून को ये फैसला कर लिया कि हम इकोनॉमी में ये चीजें करने वाले हैं। ऐसा नहीं होता। उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हुकूमत ऑलरेडी कर रही होती है, चीजें अंडर प्रोसेस होती हैं। जैसे कि आपका जो डेवलपमेंट बजट है उसकी बहुत सारे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि कोई 3 साल का प्रोजेक्ट है, कोई 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो वो पिछले सालों से वो प्रोजेक्ट्स चूंकि कंटिन्यू होते आ रहे होते हैं, तो उनको बाद में अगले सालों के बजट्स के अंदर भी उनको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। या बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, या मुख्तलिफ जो फोरम्स, अप्रूवल फोरम्स हैं पाकिस्तान की सरकार के, जैसे कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, या अगर डेवलपमेंट बजट की बात करें तो उसमें एक्नेक है, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी जिसको सीडीडब्ल्यूपी कहते हैं। इनमें ये फैसले रोजमर्रा की बुनियादों पे, इनकी मीटिंग्स बारहा हो रही होती हैं, रोजमर्रा की बुनियादों पे ये फैसले किए जाते हैं। बजट के टाइम पे एक अहम बात यह है जो कि एक आम आदमी को समझने की जरूरत है, कि ये बहुत सारे फैसले जो बिखरे हुए होते हैं, इनको एक जगह पे एक डॉक्यूमेंट में लाया जाता है, जिसका मेन मकसद ये नहीं है कि इकोनॉमी की आप कोई इकोनॉमी के ऊपर कोई पॉलिसी बना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बजट्स को कोई स्ट्रैटेजी या पॉलिसी डॉक्यूमेंट समझते हैं, क्योंकि उसमें अगले एक साल के नंबर्स प्रेजेंट किए जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये अगले एक साल में गवर्नमेंट पॉलिसी दे रही है कि हम ये काम करेंगे। ऐसा नहीं होता। वो काम हो रहे होते हैं, वो एक बिजनेस एज यूजुअल में वो काम चल रहे होते हैं। बस उन्हीं कामों को इकट्ठा करके, कंसोलिडेट करके एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है, जिसका मेन मकसद पॉलिसी या स्ट्रैटेजी नहीं है। उसका मेन मकसद ये है कि अवाम को ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर प्रोवाइड किया जाए कि ये है इकोनॉमी। हाँ, लेकिन उसके महरक़ात जरूर होते हैं कि उसमें हर सेक्टर को जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के वादे करती है और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, उसकी बुनियादों पे उन सेक्टर्स के अंदर एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। उन सेक्टर्स के अंदर अगर किसी सेक्टर को ज्यादा इंसेंटिव मिले हैं हुकूमत की तरफ से, तो वो लोग उस सेक्टर के अंदर आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप रियल एस्टेट सेक्टर की एग्जांपल ले सकते हो। जिन सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, उनके लोग फिर गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करते हैं, लॉबिंग करते हैं सरकार पे, एज अ प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, इन्फ्लुएंसर, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी मर्जी की चीजें अगर उन्होंने बजट में शामिल नहीं की, तो बाद में साल में किसी ना किसी और सूरत में वो गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को भी इंसेंटिवाइज करे। अच्छा, अब प्रोसेस क्या है पहले तो मैं वो समझाता हूँ कि बजट की तकरीर होती है, उसके बाद बिल पार्लियामेंट में पेश होता है जिसको हम फाइनेंस बिल कहते हैं, वो पास हो जाता है। बजट एक दफा पास हो गया तो चीजें उसमें लॉक हो जाती हैं। पर जो इलेक्शन ईयर का बजट है, जो कि इस साल का बजट है, और मेरे आज के एनालिसिस का ज्यादा जो फोकस है वो यही होगा कि इलेक्शन ईयर का बजट कैसे मुख्तलिफ होता है आम सालों के बजट। अब ये बात बड़ी अहम है। इलेक्शन ईयर का बजट इस हवाले से मुख्तलिफ होता है कि उसमें हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद रहती है कि वो एक एक्सपेंशनरी बजट पार्लियामेंट में पेश करते हैं। इस साल भी ऐसा हुआ, और ये कोई अनोखी बात नहीं है। दिस वाज नॉट समथिंग न्यू, क्योंकि माजी के सालों में भी हमने ऐसे ही देखा कि इलेक्शन ईयर के अंदर हुकूमतें एक्सपेंशनरी बजट्स पेश करती रही। एक्सपेंशनरी बजट और उसके बरक्स एक बजट होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। इस बजट का
इस एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या है, पहले तो मैं ये बताता चलूं। एक्सपेंशनरी का नाजरीन सिर्फ ये मतलब होता है कि आपके पास फिस्कल पॉलिसी जो है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब कि कोई भी सरकार अपनी टैक्सेस और अपने जो खर्चे हैं, अखराजात, उनके उनको उन उनके बारे में जो पॉलिसी बनाती है, दोनों को यकजा करके इकट्ठा करके उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और इन दोनों चीजों को हम फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। अब सरकार के पास दो फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक उसके अखराजात, दूसरे उसके रेवेन्यू। रेवेन्यू वो टैक्स की मद में भी इकट्ठे करती है, और नॉन टैक्स यानी कोई टोल्स एंड लेवीज एंड दिस एंड दैट, कस्टम्स ड्यूटीज एंड, तो इन चीज ये जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो सरकार के हैं, इनसे गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करती है, और साथ साथ उसी रेवेन्यू को सरकार खर्चती है। और जो खर्चने की भी दो बड़े हेड्स हैं, वो एक है डेवलपमेंट, एक है नॉन डेवलपमेंट। जो कोई अस्पताल बनना है, सड़क बननी है, ब्रिज बनना है, वो आपकी डेवलपमेंट की खर्चे। और नॉन डेवलपमेंट की खर्चे हैं जैसे कि सरकार तनख्वाहें वगैरह, जिसको हम एक हेड दे देते हैं अपने फिस्कल ऑपरेशंस में, अपने बजट में, जिसको हम कहते हैं रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, तो वो भी खर्चा है, तनख्वाहों वगैरह वगैरह। अब इलेक्शन ईयर के अंदर क्या होता है कि सरकार के पास ये ऑप्शन मौजूद रहती है कि अगर वो बड़े रेवेन्यूज मोबिलाइज नहीं भी कर पाई, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा ही होता रहा कि एक सर्टन परसेंटेज के साथ हर साल रेवेन्यू बढ़ते गए, बल्कि अभी रिसेंट टाइम्स पे पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी, और अब जो ये पीडीएम की गवर्नमेंट है, इन्होंने मैसिव क्लेम्स किए कि हमने रेवेन्यूज को इतना बढ़ा दिया। लेकिन अगर आप महंगाई को देखें, इन्फ्लेशन को देखें, तो आपको ये बात नजर आएगी कि रेवेन्यूज यानी टैक्स रेवेन्यूज जो एफबीआर कलेक्ट करती है, उनके अंदर उतनी तेजी देखने में नहीं आई जितनी तेजी के हमने महंगाई में देखी। अच्छा, एक सिंपल बात है कि इसमें अगर आप आम सेल्स टैक्स की मिसाल से इस बात को समझने की कोशिश करें, तो एक चीज, अगर लेट से अगर कोई फूड कमोडिटी है और फूड में 40% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, ईयर ओवर ईयर इन्फ्लेशन, यानी पिछले साल जो चीज 100 रुपए की थी वो इस साल 140 की हो गई, तो इससे नाजरीन हुआ ये कि वो जो 100 रुपए की पिछले साल चीज थी, उस पर लेट से अगर गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी 18% जीएसटी, तो गवर्नमेंट के पास 18 रुपए आते थे। ठीक है जी। अब वो जब आपने 140 के ऊपर 18% कैलकुलेट करने शुरू किए, आप करेंगे अगर कैलकुलेट, तो वो नंबर लेट से 23, 24, 25 रुपए जो भी बन जाता है। ठीक। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि गवर्नमेंट ने कोई अपनी टैक्स कलेक्शन में बढ़ावा नहीं लाई। वो अगर वो एक जूस का पैकेट था, तो गवर्नमेंट आज भी वो जूस का पैकेट ही सेल करती है और उसी के ऊपर टैक्स कलेक्ट करती है। ना तो उसने कोई नया टैक्स पेयर ऐड किया, और ना ही उस करंट टैक्स पेयर से आपने कोई ज्यादा टैक्स लिया। सिर्फ ये हुआ कि आपका जो रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू बढ़ा, यानी टैक्स की मद में जो आप लोगों से पैसा ले रहे हैं वो बढ़ा। वो सिर्फ इसलिए बढ़ा कि महंगाई ज्यादा हो गई, 40% ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई। तो अब होता यह रहा है कि चूंकि पिछले सालों में इन्फ्लेशन से ज्यादा रेवेन्यूज एक्सपैंड नहीं किए, इसको हम कहते हैं रियल इंक्रीज। तो रियल इंक्रीज, वैसे तो रेवेन्यू बढ़े, लेकिन उनमें इन्फ्लेशन को देखते हुए इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंक्रीज कोई नहीं आया, बल्कि शायद वो डिक्रीज हुए, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हुई और रेवेन्यू में इंक्रीज जो था वो कम था। तो अब हुआ क्या कि ऐसी हुकूमतें जहां पे रियल इंक्रीज इन 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 रेवेन्यूज वो नेगेटिव में हो, तो क्या वो हुकूमतें अपने खर्चों को बढ़ा सकती हैं या नहीं। अब ये है एक्सपेंशनरी बजट, कि आपने क्या किया कि रेवेन्यूज में तो आप कोई बढ़ावा नहीं ला पा रहे या नहीं लाए, या आप अगले साल में भी बड़ा बढ़ावा रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर बजट आपने पेश कर, यानी आपने कहा कि पिछले साल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब मैं सिर्फ डेवलपमेंट बजट की बात करता हूं, और मैं डेवलपमेंट बजट की क्यों बात करता हूं नाजरीन, ये समझिएगा कि आपका जो नॉन डेवलपमेंट बजट है उसमें तनख्वाहें वगैरह है, वो तो सरकार ने देनी ही देनी है ना, दैट्स लाइक अ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का जो कर्टेलेबल एक्सपेंडिचर होता है, जिसको वो अपनी मंशा से, अपनी मर्जी से कम कर सकती है या बढ़ा सकती है, यानी जिसमें गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन शामिल है, उसको डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। वो बुनियादी तौर पे, उसमें और भी छोटे छोटे डिस्क्रेशनरी आइटम्स हैं, पर बुनियादी जो
बड़ी बिग टिकट आइटम है आपके डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर में, वो डेवलपमेंट की। तो यहाँ बेसिकली जो भी सरकार एक्सपेंडिचर पॉलिसी लाती है उसका ताल्लुक सिर्फ डेवलपमेंट बजट से ही होता है, कि वो डेवलपमेंट को बढ़ा रही है या कम कर रही है, डेवलपमेंट में किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रही है, हेल्थ के, एजुकेशन के, सड़कें बनाने के, व्हाट इज इट डूइंग बेसिकली। तो असल में तो जो, और फिर रेवेन्यू पे तो चले एक अलग बहस है ना, यानी बजट के यही दोनों हिस्से हैं ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसमें जो एक्सपेंडिचर का हिस्सा है उसका ताल्लुक सिर्फ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से ही बुनियादी तौर पे होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा जैसे मैंने कहा वो उसी में शामिल होती है। आपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 727 बिलियन का लगभग था पिछले साल, उससे इस साल उसकी डाउनवर्ड रिवीजन होनी थी 700 बिलियन पे। अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा कि इस साल बजट के पीछे हुआ क्या, वो मैं आपको तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने इस साल बजट के अंदर 700 बिलियन सोचा हुआ था, उसके अंदर जो कुछ सरकारी मीटिंग्स होती हैं वो हो गई और उस पर बहस हुई। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने 700 बिलियन से उसको बढ़ाया लास्ट दिन, और उसको 950 बिलियन कर। और इसमें कुछ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर जो प्रोजेक्ट्स करती है, जिनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, 200 बिलियन उसके लिए मुख्तस किया गया, यानी 200 अरब रुपए। और बजट जो था डेवलपमेंट का वो 1150 अरब पे चल। ये है सिर्फ फेडरल का। इसके साथ सूबों को अगर हम शामिल करें तो 1559 बिलियन, यानी 1559 अरब रुपए का प्रोविंशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, जिनको हमने ऐड किया, और ऐड करके हमारा एक तकरीबन 2700 बिलियन के करीब का आपका बजट बना, डेवलपमेंट बजट। इसमें एक बात काबिल गौर है, वो ये है कि सूबों को जो एडीपीज है वो अंडर नेशनल फाइनेंस कमीशन बोर्ड सूबों को फेडरल पैसे ट्रांसफर कर देती है, और वो फिर उसमें से अपने अपने बजट बनाते हैं और अपने अपने डेवलपमेंट प्लान्स प्रपोज करते हैं। अगर पंजाब और केपी की मिसालें ली जाएं तो ये उनके पूरे साल का बजट नहीं था, उन्होंने इलेक्शन के टाइम तक का बजट दिया। उसकी वजह है कि हमेशा ऐसे होता है, अगर आपको याद होगा 2019 में भी ऐसे ही हुआ, कि जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो अपना फाइनेंस बिल लाके अपना बजट दे देती है। इसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि चूंकि हम आईएमएफ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, तो आईएमएफ चाहती है कि हम किसी नई हुकूमत से बात करें जिसके पास फ्रेश मैंडेट हो, जो कि अगले 5 साल के लिए हमसे बात कर सके, उनके साथ हम कोई इकोनॉमी के जो टारगेट्स हैं अगले 5 साल के वो लॉक कर लें। तो 2019 18 में भी इमरान खान साहब जब आए थे, सॉरी आई केप्ट सेइंग 2019, तो उन्होंने आईएमएफ के कुछ वक्त लगा, शुरू में वो आईएमएफ के पास नहीं गए, फिर वो गए, और फिर 19 के अंदर उन्होंने एक फाइनेंस बिल आईएमएफ के साथ डिसाइड करके किया, जो कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरह से आपका एक इंटरिम टाइप का बजट होता है, जो कि ड्यूरिंग द ईयर आप पास कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम जो बजट जुलाई में बनाया होता है उससे हमने जो भी अपने आप को डिस्टेंस करना है, या उससे जो भी आप अमेंडमेंट्स या उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, वो आप एक फाइनेंस बिल के थ्रू, जो कि पार्लियामेंट में पेश होता है, उसके थ्रू आप वो कर लेते हैं। तो चूंकि सूबों को इस बात का पता था कि अक्टूबर में इलेक्शंस के चांस हैं, तो उन्होंने 4 4 महीने का बजट बनाया। फेडरल ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पूरे साल का बजट बनाया, एक्सपेंशनरी बजट बनाया। अब एक्सपेंशनरी बजट इलेक्शन ईयर्स में क्यों आते हैं, असल सवाल ये है। उसकी पहली नाजरीन बुनियादी वजह जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो नेचुरली यही है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट का बजट है यही स्वेल करता है ना यूजली, जैसे मैंने कहा कि इसी में गवर्नमेंट की मंशा मर्जी शामिल है, तो गवर्नमेंट्स इसको इसलिए बढ़ाती हैं कि वो जाते जाते सड़कें, नालियां, इस तरह के म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा करती हैं। फिर छोटे मोटे हेल्थ और एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, चूंकि वो उतने विजिबल नहीं होते जितने सड़क और नाली विजिबल होते हैं। दूसरा ये कि उनका इम्पैक्ट या उनके आउटकम्स थोड़े स्लो आते हैं। ये वाले प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि 3 महीने में सड़क खड़ी की, तख्ती लगाई, और फौरी तौर पे उस गली जिसमें वो सड़क बनी उसके आधे वोट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ खींचने शुरू कर। माजी में तो एटलीस्ट ऐसा ही होता रहा। तो हुकूमतों ने क्या क्या करती है कि एक्सपेंशनरी बजट लाती है। आम सालों में गवर्नमेंट्स ऐसा क्यों नहीं करती हैं, क्यों नहीं कर पाती? असल सवाल यह है, इसलिए नहीं कर पाती कि उन्हें पता होता है कि इस खर्चे को पूरे करने के लिए जो पैसे दरकार होंगे वो भी हमने खुद ही अरेंज करने हैं रेवेन्यू कट। अब चूंकि पाकिस्तान के ढांचा जाती बॉटल नेक्स, रुकावटें बहुत ज्यादा हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल बॉटल नेक्स कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो गवर्नमेंट्स को पता है कि टैक्स कलेक्ट करना कोई आसान काम नहीं है, हमसे नहीं होगा। एफबीआर के अपने बहुत सारे
इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी के भी इश्यूज हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को आसान तरीका ये नजर आता है कि 3-4 साल तो हम बस डेवलपमेंट को रोकी रखें, जाते जाते ये करें कि जो रेवेन्यू आपने स्प्रेड करना था पूरे साल में। अब ये एक टेक्निकल बात है कि आम सालों में तो उस रेवेन्यू पे आपने मुल्क को पूरा साल चलाना। इधर आपको पता है कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन है और सरकार की किटी में पैसा पड़ा है, तो उस पैसे को आपने तो अगले 8-9 महीने का नहीं सोचना, वो तो अगली हुकूमत ने सोचना है। तो आप यू थ्रो दैट मनी इनटू द मार्केट, और यही हुकूमतें करती हैं कि वो मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर देती हैं, जो कि उनको होता है कि अगली गवर्नमेंट पूरे करेगी। और वो प्रोजेक्ट्स जो कि वो अभी फौरी तौर पे अगले 1 या 2 महीने में, जब तक इलेक्शन नहीं होगा, जो कि वो फौरी तौर पे इफ्तिताह कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को वो अनाउंस करते हैं। अच्छा, तो एक तो वजह यह है कि उनको पता है कि हमारे पास रेवेन्यू अगर नहीं भी है तो तब भी इलेक्शन ईयर में हम ये बात अफोर्ड करते हैं कि हम ये खर्चे करते हैं। दूसरी बात बड़ी ये कि वो आने वाली हुकूमत के लिए भी ये चीज मुश्किल बना दे। उनको पता होता है कि अगर हम खुद वापस आ गए तो हम अल्टीमेटली तब एक फाइनेंस बिल ला के इन चीजों के ऊपर, इनमें से कुछ जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, और बड़े प्रोजेक्ट्स हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। अगर कोई सामने वाली हुकूमत आती है तो हम, अगर वो खत्म करते हैं, तो तब हम उनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क रेस कर सकेंगे कि देखिए जी, हमने अच्छे प्रोजेक्ट्स प्लान किए थे, इन्होंने आके उनको डिसकंटिन्यू कर, ठीक है, विच वुड अर्न देम अ पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ ब्राउनी पॉइंट, जिसके ऊपर वो अगले 4 साल जो है वो ऑपोजिशन कर पाए। और अगर वो खुद आते हैं तो वो तरीके से जिन प्रोजेक्ट्स का पब्लिक को नहीं पता या पब्लिक की आय में नहीं आए, उन प्रोजेक्ट्स को वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, जो बाकी वो कर सकते हैं उनको वो खत्म कर, ठीक है नाज़रीन। तो उससे उनको वोट्स भी मिलते हैं। तो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है इसकी इलेक्शन ईयर डेवलपमेंट स्पेंडिंग। तीसरी बात नाजरीन ये कि आम दिनों पे इस पे आईएमएफ की भी एक्सपेंडिचर बढ़ाने पे आईएमएफ भी कदगन लगाता है। लेकिन जाते जाते हुकूमतों को ये होता है कि नई गवर्नमेंट जो भी आएगी वो ही आके आईएमएफ को फेस करेगी, तो हम तो आ, जो चाहे बजट बुक्स में लिखते हैं, जितना मर्जी बड़ा एक्सपेंडिचर, और वो फिर नई गवर्नमेंट आके, और जितने पैसे हमने मार्केट में फेंकने हम फेंक दें इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, और नई गवर्नमेंट आके आईएमएफ को टैकल करती रहे। ये किसी एक गवर्नमेंट पे मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये करंट गवर्नमेंट के ऊपर कोई चार्जशीट नहीं है, माजी की गवर्नमेंट्स ने भी ऐसे ही किया। इस साल जब 700 बिलियन का नाजरीन बजट आया, इन्होंने उसको अपवर्ड्स रिवाइज किया डाउनवर्ड्स की जगह, और उसको 950 बिलियन पे, डेवलपमेंट बजट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको ले गए, और वहां से फिर 200 बिलियन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ऐड करके 1150 बिलियन का डेवलपमेंट का हुजम था, जो पिछले साल शायद लगभग 727 बिलियन। इसमें नाजरीन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें इन्होंने रेवेन्यू साइड पे आपके रेवेन्यूज को ऑलमोस्ट डबल प्रोजेक्ट कर दिया कि हम इतने पैसे टैक्स से कटेंगे, ऑलमोस्ट डबल। और इसी तरह ही प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स वगैरह वगैरह, इन चीजों को भी में भी खातिर खा बढ़ावा दिया, क्योंकि बजट को ऑन पेपर तो बैलेंस करना था। अब कौन पूछेगा ड्यूरिंग द ईयर कि आपने उतने पैसों की प्राइवेटाइजेशन हुई भी या आपने की भी, आपने इतना एम्बिशियस टारगेट क्यों रख दिया? कौन पूछेगा ड्यूरिंग द ईयर कि उतना टैक्स इकट्ठा हुआ भी जितना आपने रख दिया? और वो जो टैक्स में इंक्रीज है, वो आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज है? कोई नहीं पूछेगा। नेचुरली गवर्नमेंट्स के पास ये ऑप्शन हमेशा रहती है कि वो बजट को बैलेंस कर दे, और अगर वो एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहते हैं तो वो रेवेन्यू चूंकि सब प्रोजेक्टेड है, तो वो अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट कर दें कि हम इतना रेवेन्यू एफबीआर इकट्ठा कर लेगी, इतनी अमाउंट हम प्राइवेटाइज कर देंगे। प्राइवेटाइजेशन भी, जैसे कि रेवेन्यू इकट्ठा करना मुश्किल काम है, कोई आसान काम इसलिए नहीं है कि अब जो बायर्स आते हैं, मैं इस पे माजी में भी एक शो नाजरीन कर चुका हूं, वो कहते हैं कि आप अपनी बैलेंस शीट को क्लियर करके दें, इदारे के ऊपर कोई लाइबिलिटीज ना हो। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हुए वो जो कोटेशंस भेजते हैं बाय करने के लिए, बहुत अंडर कोट भी करते हैं। तो इन 3-4 इश्यूज की वजह से गवर्नमेंट प्राइवेटाइज भी इतनी आसानी से नहीं कर पाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रेवेन्यू नहीं कर पाते। तो अब इस एक्सपेंशनरी बजट से होगा क्या, ये भी मैं आखिरी जाते जाते नाजरीन बात बताता चलूं। एक्सपेंशनरी बजट से नेचुरली ये होगा कि एक फिस्कल डेफिसिट होगा,
आपकी जो आमदन है वो तो आप पूरी नहीं कर पाएंगे। फिस्कल डेफिसिट तो होगा, वो फिस्कल डेफिसिट आप बोरो करके पूरा करते हैं। आमदन आप नहीं कर पाएंगे, खर्चे भी ऑन दी अदर साइड आप पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खर्चा करने के लिए भी इदारों की एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है कि वो प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर सके। लेकिन ये जरूर होगा कि इलेक्शन ईयर में ये जो थ्रो अवे फाइनेंसिंग जो होगी, कि आप पैसा फेंक रहे हैं, उसकी वजह से ये जरूर होगा कि जितनी प्रोजेक्शन से रेवेन्यू में कमी आएगी, प्रोजेक्शन से उतनी एक्सपेंडिचर में कमी नहीं आएगी। अल्टीमेटली जितना आप फिस्कल डेफिसिट सोच रहे हैं या बजट डेफिसिट रादर सोच रहे हैं, उससे शायद वो ज्यादा हो, और अल्टीमेटली आपको अगले साल बोरो करना पड़ेगा, नई गवर्नमेंट के साथ आईएमएफ से बात करनी पड़ेगी, टर्म्स ज्यादा सख्त होंगे। इसमें नाजरीन एक तबका बहुत, या दो तीन तबके बहुत फायदा उठा जाते हैं। याद रखिए, जाते जाते मैं एक बात करूं कि होगा ये कि वो वाले तबकात इकोनॉमी में, जैसे कि सरकारी मुलाजमीन, जिनकी बजट में जिस दिन अनाउंस हुआ और बजट स्पीच होती है, तो उनको जो इंसेंटिव मिलना है वो इमीडिएटली एक तरह से आप समझ लें कि उनके बैंक अकाउंट्स में आ जाता है, वो इरिवर्सिबल होता है। तो इस तरह की उस एक्सपेंशनरी बजट के अंदर, जहां डेवलपमेंट बजट बढ़ा, वहां नॉन डेवलपमेंट में भी गवर्नमेंट ने थोड़े से इंक्रीजेस, या आप कह सकते हैं कि खुले दिल से इंक्रीजेस दिए, तो वो वाले काफी इंक्रीजेस इरिवर्सिबल। डेवलपमेंट साइड पे ये जरूर होगा कि अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं डिजाइन कर सकी, अस्पताल नहीं बना सकी, स्कूल नहीं बना सकी, सड़कें नहीं बना सकी, स्पेशली इलेक्शन के बाद के जो 8 महीने हैं उनमें, तो उसमें यह होगा कि वो पैसा अनस्पेंट रह जाएगा और बाद में सरेंडर हो जाएगा। लेकिन ये वाले जो लॉबिस्ट्स हैं और सर्टन ग्रुप्स हैं, जैसे कि सरकारी मुलाजमीन, वो इलेक्शन ईयर में फायदा उठा जाते हैं, और वो ये फायदा उठा जाते हैं कि उनको जो बजट में अनाउंस होते हैं पैसे, वो फौरी तौर पे उनको मिल जाता है। और अवाम जिसने बेनिफिट करना है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से, वो इलेक्शन से 2-3 महीने पहले तो बेनिफिट करते हैं, लेकिन उनके ऊपर फिर बाद में इन्फ्लेशन की सूरत में और दूसरे मसाइल की सूरत में इलेक्शन के फौरन बाद जो अगले 8 महीने होते हैं, वो मुश्किल से मुश्किल तर हो जाते हैं, उन पर बिजली गिर जाती है। अब जितना इस बात को मैं कंक्लूड करूंगा कि एक्सपेंशनरी बजट गवर्नमेंट इलेक्शन से बिल्कुल पहले देती है, इस सारी बात का लुबे लुबाब यह है कि उतनी ही ज्यादा बड़ी बिजली गिरती है अवाम पे इलेक्शन के फौरी बाद। और आप देखेंगे कि आईएमएफ से जब नई गवर्नमेंट मुआहिदा करेगी फ्रेश मैंडेट के साथ, अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते हैं, आईएमएफ ज्यादा टफ और ऑनरस टर्म्स के साथ आएगी और अवाम उसका ब्रंट फेस करेगी। शायद ऐसा हो कि ये जो 4 महीने का डेवलपमेंट बजट के अंदर एक्सपेंशन हुई है, इसकी वजह से हम अगले 2.5-3 साल हमें बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़े। अवाम, आम अवाम जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है, वो इन्फ्लेशन भी फेस कर रही है, उनको मजीद बेल्ट टाइटन करनी पड़ेगी इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। ये है नाजरीन मेरा बजट पे कमेंट। आई होप यू वुड फाइंड दिस यूजफुल। असद इजाज भट्ट को नया दौर टीवी पे पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक पे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।